बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी का। जैसे कि हम आपको पहले ही साइनॉप्सिस में बता चुके कि हमने सीक्वेंस वाइज वीडियोस को जो है वो लेके चलना है, तो ये हमारी पहली वीडियो है, उसके इंट्रोडक्शन को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। मीन्स के टॉपिक पहला हमारा साइनॉप्सिस में अगर आप देखें तो वो इंट्रोडक्शन का था। अब यहाँ पे हम उसके इंट्रोडक्शन को इंशाल्लाह ये स्टार्ट करने लगे और इसके हम यहाँ पे देखेंगे। उसमें आपको पता है कि डेफिनेशंस थी और उसकी एक्सप्लेनेशन थी पहला टॉपिक। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन के अंदर पहला पोर्शन डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ये वो है। आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। कुछ चंद बहुत सारी चीज़ें आप इस इंट्रोडक्शन के अंदर सीखेंगे और बहुत आसान कर देगा इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी को। आपके लिए प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगा। आइए हम इसको देख लेते हैं। पहली बात का वो कर रहा है कि डिग्री, अब डेफिनेशन है सबसे पहले इसको और फिर हम देखते हैं क्या है ये। कहता है डिग्री ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन एन अनसर्टन सिचुएशन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे डेफिनेशन ये कह रही है कि किसी चीज़ के होने, अकरेंस का मतलब होने, नॉन अकरेंस ना होने की जो डिग्री है, डिग्री का मतलब हाउ मैनी नंबर ऑफ टाइम समथिंग इज हैपनिंग, यानी वो एक बार होती है, दो बार होती है, तीन बार होती है, चार बार हो रही है, क्या चांसेस हैं उसके होने के। तो डिग्री ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट होगा जिसके होने या ना होने के जो डिग्री है, कितनी बार वो हो सकता है, लेकिन इन अनसर्टन सिचुएशन। सर्टन सिचुएशन नहीं, अनसर्टन सिचुएशन जो जिसके अंदर आप उसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो अनसर्टन होनी चाहिए, इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। उसको हम कह देते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी है। दैट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, व्हाट द प्रोबेबिलिटी इज। सो द डिग्री ऑफ अकरेंस और द नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन एन अनसर्टन सिचुएशन, दैट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। सो दैट्स अ डेफिनेशन। अब आइए हम इसको देख लेते हैं कि इसके क्या मकसद क्या है इसका। वो बात कर रहा है प्रोबेबिलिटी यूजेस नंबर टू टेल अस हाउ लाइकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ लाइकली समथिंग इज गोइंग टू हैपन। कि प्रोबेबिलिटी एक नंबर इस्तेमाल करती है, नंबर यूज करती है। नंबर क्या होगा? रेशो की शक्ल में एक नंबर होगा। नंबर क्या किस फॉर्म में होगा? रेशो की शक्ल में होगा। रेशो की शक्ल से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ 3/5, ये एक प्रोबेबिलिटी और ये एक नंबर है। अब ये क्या बता रहा है? 3/5। ये 3/5 हमें ये बता रहा है कि टोटल आपके 5 आउटकम्स हैं जिसमें से जो आपका डिजायर्ड है उसके होने के चांसेस 3 है। ये आपको बता रहा है यहाँ पे। तो ये है इसके। अब यहाँ मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि अगर इसके किसी चीज के होने के चांसेस अगर 3/5 है तो ना होने के कितने हुए? तो टोटल कितने हमारे? 5। अगर होने के 3/5 हैं तो ना होने के होंगे 2/5। ठीक हो गया। तो हाउ लाइकली का यहाँ पर क्या मतलब है? हाउ लाइकली का मतलब है कि कोई चीज के एग्जैक्ट होने के चांसेस क्या होते हैं? 5/5 यानी 1। और 1 का मतलब कि अगर हम परसेंटेज में ले जाएं तो 100 से मल्टीप्लाई करके इसको करेंगे तो वो कितना बन जाएगा? 100%। अब हाउ लाइकली का ये मतलब है कि किसी चीज़ के होने के चांसेस 100% के करीब कितने हैं। यानी जो चीज़ जितनी 100% के करीब होगी, जैसे किसी चीज़ के होने के जो चांसेस या ना होने के चांसेस जितने भी 100% के करीब या 1 के करीब होंगे तो हम कहेंगे वो लाइकली है। तो हाउ लाइकली मीन के कितने % चांसेस है किसी के होने की या ना होने के, तो उसे कहते हैं लाइकली। दिस इज द प्रोबेबिलिटी एक्चुअली यूजेस नंबर, और वो नंबर किस फॉर्म में है? रेशो की शक्ल में है। और वो हमें बता रहा है कि हाउ लाइकली समथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो ये पॉइंट समझ लग गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी इज यूजुअली डिनोटेड बाय इंग्लिश लेटर पी। प्रोबेबिलिटी पी से प्रोबेबिलिटी, अब टी से तो होगा नहीं, तो पी से होगा, तो पी प्रोबेबिलिटी से लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, इवेंट को हम ई से डिनोट करेंगे, would be written as P into E। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। अब इवेंट जो होगा वो क्या होता है, हम आगे आपको बता रहे हैं उसके बारे में। जो हम चाह रहे हैं इवेंट, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि हम जो चाह रहे हैं वो इवेंट है। मतलब सिक्के को फेंके तो हम चाह रहे हैं जी हेड आए, तो हेड हमारा इवेंट है, ये हमारा डिजायर्ड आउटकम है, हेड। अब वो टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। तो हम क्या लिखें? अब उस इवेंट को हमें कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। जो हम नाम देंगे वो हम कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन हम आमतौर पर उसको, चूंकि इवेंट से हम ई से डिनोट करते हैं, तो जनरली हम इसको लिखते हैं P into E। यहाँ तक बात समझ लगी होगी। अगला बुलेट पॉइंट है जनरल फार्मूला फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी इज P into E इज इक्वल टू सैंपल पॉइंट्स इन E डिवाइडेड बाय सैंपल पॉइंट्स इन S। कि ई के अंदर सैंपल पॉइंट्स ऊपर रखेंगे और जो एस के जो सैंपल पॉइंट्स उस पर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और ये देखें आप, रेशो है, ये नोमिनेटर और ये नीचे डिनोमिनेटर। तो रेशो कुछ नहीं है, रेशो एक
प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है, ये एक सिंपल रेशो है। अब बात सुनने में बहुत आसान लगती है कि रेशो है, तो रेशो तो बहुत आसान है, डिवाइड कर देना इसको, लेकिन इसके अंदर फिर कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा क्यों है? वो इसी वजह से कि इसके अंदर बहुत सारी डाउटफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा है। हमने कोशिश की है कि वो सारी आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाए ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे। तो सैम्पल पॉइंट्स की यहाँ बात की गई है कि सैम्पल पॉइंट्स इन ई, जैसे मैंने आपको बात की है कि अगर हम एक सिक्का जो है वो टॉस करते हैं, उसके अंदर हेड भी आ सकता है, उसके अंदर टेल भी आ सकता है, ठीक है। अब ये सैम्पल पॉइंट्स होते हैं। कितने सैम्पल पॉइंट से मुराद है कि नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब ये कितने हैं? एक हेड और एक टेल, तो 2 हो गए। ये तो व्हाट टोटल। अब इसमें से हम क्या चाह रहे हैं कि हेड आए, तो हेड कितनी बार आ रहा है इसके अंदर? एक बार। तो इसका मतलब सैम्पल पॉइंट इन ई जो है वो 1 है और सैम्पल पॉइंट इन एस जो है वो 2 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी हेड की? 1/2। दैट्स इट। तो मेरा ख्याल है ये बात आपको यहाँ पे समझ लग गई होगी कि इसका क्या मतलब है। सैम्पल पॉइंट्स अब तक समझ लग गया होगा, आपको इवेंट के बारे में समझ लग गई होगी, सैम्पल पॉइंट्स जो कि पॉसिबल आउटकम्स होते हैं ये समझ लग गया होगा, लाइकली का समझ लग गया होगा, नंबर होता है ये समझ लग गया होगा, अकरेंस, नॉन अकरेंस, अनसर्टन सिचुएशन, ये कुछ चीज़ें हैं। अगली जो बात वो कर रहा है, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। ये 0 और 1 के दरमियान लाई करती है, मतलब ना तो 0 होगी, मीन्स नॉट 0 नॉट 1, ना ये 0 होगी ना ये 1 होगी, 0 और 1 के दरमियान लाई करेगी। क्या मतलब हुआ? 0 और 1 के दरमियान लाई करेगी, क्या मतलब है? 0 और 1 के दरमियान कितने नंबर होते हैं? यानी एक तरफ 0 है और आगे 1 है, इसके दरमियान कितने नंबर होंगे? 0 और 1 के दरमियान तो कोई नंबर ही नहीं होता है। 0 और 1 के दरमियान कैसे कोई नंबर आ सकता है? क्योंकि 0 आ गया, फिर 1 है, उसके बाद तो फिर 2 आ जाता है, फिर 3 आ जाता है, इसके दरमियान तो कोई नंबर है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। 0 और 1 के दरमियान, यानी एक तरफ 0 और एक तरफ आपका 1, इसके दरमियान कितने नंबर होते हैं? अनलिमिटेड नंबर्स। अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं 0 और 1 के दरमियान। वो कैसे? 0 और 1 के दरमियान अनलिमिटेड नंबर किस तरीके से हो सकते हैं कि 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, 0.4 हो गया। अब ये देखें 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो 0 और 1 के दरमियान है। 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, 0 और 1 के दरमियान है, ये भी 0 1 के दरमियान, ये भी 0 1 के दरमियान। सिमिलर आप ऐसे ही चलते चले जाएं। इसके अलावा 0.01 भी हो सकता है, 0.02 भी हो सकता है, 0.03 भी हो सकता है, 0.01 भी हो सकता है, ठीक है। नहीं, यहाँ 000, यहाँ पे मकसद 0.001 ऐसे भी हो सकता है, 0.0000002 ऐसे भी हो सकता है। तो कितने नंबर्स बनते हैं? अनलिमिटेड नंबर्स आर देयर। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाई बिटवीन 0 and 1, कि 0 और 1 के दरमियान लाई करी, मतलब ना तो 0 होनी चाहिए ना 1 होनी चाहिए। अच्छा, 0 कब आएगी? जब 0 ओवर कोई भी हम नंबर लिखते हैं, सपोज 0 over 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 5 इवेंट है, उसमें से इन 5 में से एक भी ना हो, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। मतलब हम हेड और टेल की बात कर रहे हैं कि हेड और टेल है, उसमें से हम कहते हैं जी कि सिक्का फेंके, ना हेड आए ना टेल आए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? 0 प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो इसके अंदर मौजूद ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हेड आए ना टेल आए, तो ये 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा मुमकिन नहीं, इसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल। और अगर हम कहें कि जी सिक्का फेंके या हेड आएगा या टेल आएगा, तो अल्टीमेट सी बात है, या हेड आएगा या टेल आएगा। ये हो गया श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है, और जो आपके पास इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब प्रोबेबिलिटी ना तो श्योरिटी पे बात कर रही है, ना इम्पॉसिबिलिटी पे बात कर रही है, अनसर्टन सिचुएशन पे बात कर रही है, और किसी चीज़ के होने ना होने पे बात कर रही है। इस वजह से ये 0 और 1 के दरमियान कोई नंबर होना चाहिए। ठीक हो गया? अब ये बात समझ लगी होगी, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाई बिटवीन 0 and 1। उसके बाद आप देखें प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट्स मस्ट सम टू 1। इसको मैं आपको समझाता हूँ, इसका क्या मतलब है। देखिए, अभी हम हेड की अगर प्रोबेबिलिटी है, सिक्के को हम फेंके तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 1/2, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो टेल कितनी है इसके अंदर? सैंपल पॉइंट्स एक ही टेल है और टोटल कितने हैं? 2, तो टेल की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी? 1/2। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें, 1/2 + 1/2, तो ये कितना बन जाएगा? 2 एलसीएम आ जाएगा।
तो ऊपर 1 + 1 2 और 2/2 हो जाएगा। तो जब 2/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके दो ही सैंपल पॉइंट्स थे, एक हेड था टेल था। वो कह रहा है प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट्स, सारे सैंपल पॉइंट्स की जो प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो 1 होता है। अब सारे प्रोबेबिलिटीज के जो पॉइंट्स, एक हेड था एक टेल था, इसकी 1/2 इसकी 1/2 दोनों को आपने ऐड कर दिया तो 2/2 = 1. So that means a the probabilities of all sample points must sum to 1. इसका जो सम होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ये बात भी समझ लगी होगी। उसके बाद नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं a situation is known as certain। एक जो सिचुएशन हम बात कर रहे थे ना यहाँ पे कि अनसर्टन सर्टन, तो वो कह रहा है कि a situation is known as certain if it has only one possible outcome। अगर इसका एक पॉसिबल आउटकम है तो सिचुएशन सर्टन कहलाएगी। अब इससे क्या मुराद है, एक पॉसिबल आउटकम है जी, मतलब आपके पास एक सिक्का है, उसके अंदर उसकी दोनों साइड पे हेड है। अब आप फेंकेंगे तो हेड आएगा टेल आएगा, अल्टीमेट सी बात है, उसका आना ही हेड है। इसका सैंपल पॉइंट एक ही है, इसके अंदर कोई दूसरी बात है ही नहीं। 2 + 2 को किया जाए तो क्या आंसर आएगा, 2 + 2 किया जाए तो 4 ही आता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, अल्टीमेट है। तो ये वाले जो आपके पास होते हैं ये क्या कहलाएंगे, सर्टन। तो सर्टेनिटी पर प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, इससे प्रोबेबिलिटी बेस कर रही है अनसर्टन इवेंट के ऊपर। तो वो कहता है सिचुएशन इज नोन एज सर्टन इफ इट हैज ओनली वन पॉसिबल आउटकम। अगर उसका पॉसिबल आउटकम एक ही है तो वो सर्टन कहलाती है। अब इस तरीके से अनसर्टन है, सिचुएशन इज नोन एज अनसर्टन इफ इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। अगर उसके पॉसिबल आउटकम एक से ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगी, अनसर्टन सिचुएशन कहलाएगी। तो अनसर्टन सिचुएशन होना कंडीशन है प्रोबेबिलिटी के लिए। अब आगे देखिए वो बात कर रहा है नेक्स्ट के इन स्टैटिस्टिक्स अनसर्टन सिचुएशन इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहां पे आपको डेफिनेशन एक और मिल गई रैंडम एक्सपेरिमेंट की। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जो अनसर्टन सिचुएशन होती है उसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। दैट इज व्हाई वी से दैट एवरी प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम मस्ट इन्वॉल्व अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। हम क्यों कहते हैं कि हर जो भी प्रॉब्लम होगी उसके अंदर रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, वो ये वजह। अब एग्जांपल ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर टॉसिंग अ फेयर कॉइन, थ्रोइंग अ डाइस, फेयर डाइस एंड थ्रोइंग अ कार्ड, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। यानी आपके पास ताश है, उसके 52 पत्ते होते हैं टोटल, उसमें से अगर आप एक कार्ड ड्रा कर लें, या अगर आप एक डाइस को फेंकें यानी लूडो का दाना फेंकें, या अगर आप एक कॉइन को टॉस करें, तो ये वाले क्या कहलाएंगे, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएंगे। ये क्यों रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएंगे, क्योंकि सिक्के को फेंका जा रहा हो, फेयर कॉइन हो, तो इसका अंदर एक हेड एक टेल है, तो उसके दो इवेंट है। इसी तरीके से आप यानी दो उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं। अगर आप डाइस को फेंकें तो 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अगर आप ताश के पत्ते को देखें तो उसके अंदर 52 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो मतलब एक से ज्यादा हैं इनके चूंकि पॉसिबल आउटकम्स, इस वजह से ये कहलाएंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो लिहाजा सिक्के का टॉस करना, डाइस का फेंकना और कार्ड का ड्रॉ करना रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड एज मैनी टाइम्स एज डिजायर्ड। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को आप जितनी बार चाहें आप उसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको रिपीट करेंगे ना तो आपका सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगा, और जब सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी आपके इवेंट की बदल जाएगी। जब आपका सैंपल स्पेस चेंज होगा तो ऑब्वियसली सैंपल स्पेस चेंज होना है, तो पहले फॉर एग्जांपल कि आपके पास 1/2 आ रहा था तो अब 1/4 आ जाएगा। अगर आप दो सिक्के को 2 बार फेंकें तो अब वो इवेंट्स आपके 4 हो जाएंगे। तो अब जहां पहले हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, अब हेड के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 हो जाएगी। अब 4 में से एक चांसेस है, तो इसलिए आपका वो सैंपल स्पेस चेंज हो जाता है और आपकी प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो जाती है, लेकिन उसको रिपीट किया जा सकता है, कैन बी रिपीटेड। सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। अगर आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को एक बार करते हैं तो उसको हम ट्रायल का नाम देते हैं कि एक ट्रायल है। यानी अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट एक वन टाइम किया जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये ट्रायल है। नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं कि ट्रायल हैज एटलीस्ट 2 पॉसिबल आउटकम्स। एक जो ट्रायल होता है उसके 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 2 इन केस ऑफ कॉइन एंड 6 इन केस ऑफ डाइस एंड 52 इन केस ऑफ डेक। तो मतलब कि अगर आप सिक्का अगर आप उसको टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो ये उसके पॉसिबल आउटकम 2 हैं। अगर आप डाइस फेंकेंगे तो या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकते हैं। अगर आप ताश के पत्ते में से कोई पत्ता निकालते हैं तो वो 52 पत्ते हैं, तो 52 पत्तों में से कोई सा एक निकल सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स उसके ये हैं, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट में भी सिंपल रैंडम एक्सपेरिमेंट आ रहा, कंपाउंड रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है ये 2 तरह का होता है, या तो सिंपल या कंपाउंड। अब सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, उसके अंदर भी फर्क है। आइए हम उसको भी देख लेते हैं। कहता है सिंपल रैंडम एक्सपेरिमेंट में कंसिस्ट ऑफ सिंगल रैंडम डिवाइस। ये एक रैंडम डिवाइस पर कंसिस्ट होता है, विच इज एक्सपेरिमेंटेड वन टाइम, जिसको एक बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग आ कॉइन वन टाइम इज अ सिंपल रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक सिक्का है ना, उसको एक बार फेंका जाए तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि उसके पॉसिबल आउटकम्स दो निकल रहे हैं। यानी अगर तो पॉसिबल आउटकम्स दो निकलते हैं वो तो हुआ रैंडम एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर उसको एक बार फेंका जाए तो वो है सिंपल, और अगर उसको दो बार फेंका गया तो वो कंपाउंड कहलाएगा, तीन बार फेंका तो भी कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन अगर हम एक सिक्के की बजाय हम दो सिक्के फेंक रहे हैं तो फिर भी वो आपका कंपाउंड कहलाएगा। समझ लग रही है? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है वो आपका सिंपल कंपाउंड दोनों हो सकता है। कंपाउंड रैंडम एक्सपेरिमेंट में कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर रैंडम डिवाइसेस। या तो वो दो या दो से ज्यादा रैंडम डिवाइसेस पर होगा, और या ये भी हो सकता है कि डिवाइस एक ही हो लेकिन उसको रिपीट आप एक से ज्यादा दफा कर रहे हैं। यानी कंपाउंड क्या होगा जी, एक डिवाइस है लेकिन आप उसको रिपीट 2 बार कर रहे हैं या 2 से ज्यादा बार कर रहे हैं तो कंपाउंड एक्सपेरिमेंट। या आप उसको रिपीट एक बार कर रहे हैं लेकिन डिवाइसेस आपके पास 2 या 2 से ज्यादा है तो तब भी वो रैंडम है। तो दोनों केस में आपको पता चल गया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर आपका सिंपल क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। आखिरी पॉइंट्स हैं इसमें, आप देखिए एग्जांपल वो दे रहा है। फॉर एग्जांपल 1 फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस। अगर एक कॉइन को आप 2 बार टॉस करते हैं, या वो कहता है और 2 फेयर डाइस जो हैं आर थ्रोन एट रैंडम। इन केस ऑफ द कंपाउंड रैंडम एक्सपेरिमेंट टोटल पॉसिबल जो आपके पास आउटकम्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी 2 आप फेयर डाइस एक बार फेंक लें, या आपके पास एक फेयर कॉइन है उसको आप 2 बार फेंक लें, तो वो आपका जो उनके पॉसिबल आपके आउटकम्स होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये क्या है, नीचे उसने बताया हुआ है, सच एज व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 2 की पावर 2 बन जाएगी। अब देखें जो नीचे 2 आना है ना, ये फिक्स रहेगा इन केस ऑफ कॉइन, क्योंकि इसके पॉसिबल आउटकम्स 2 होते हैं और हम कितने सिक्के फेंक रहे हैं, 2 फेंक रहे हैं, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, तो 2 2 आर 4, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 4। ये है तरीकाकार के पॉसिबल आउटकम्स निकालने कैसे होते हैं। व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर हमने 3 सिक्के फेंके हैं एट वंस, तो कहते हैं देन द टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास 2 की पावर 3 हो जाए। 2 नीचे फिक्स रहा क्योंकि कॉइन के केस है, और कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स 2 होते हैं, और कितने सिक्के फेंक रहे हैं, 3 फेंक रहे हैं या 3 बार फेंक रहे हैं, एक ही चीज है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 क्या मतलब है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 8 हो जाएगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 हो जाएंगे। इसी तरह 4 होता है तो 2 की पावर 4, 5 होता है तो 2 की पावर 5, 6 होता है तो 2 की पावर 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकाल सकते हो। व्हेन 2 फेयर डाइस आर थ्रोन देन द टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 की पावर 2 आ जाएगा आपके पास। तो 6 की पावर अगर आप 2 लें, अब 6 के यहाँ पे बेस क्यों चेंज होगी, क्योंकि डिवाइस चेंज हो गई है, और इसके पॉसिबल आउटकम्स जो डाइस होती है उसके 6 होते हैं, एक इक्का 2 3 4 5 और 6, तो 6 होते हैं, तो 6 की पावर 2 ले लें तो 6 6 आर 36। सिमिलरली व्हेन फेयर डाइस इज रोल्ड 3 टाइम, या 3 आप डाइस को एक बार फेंकते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास जो होंगे वो 6 की पावर 3, तो 216 बन जाएंगे। यूजर में यूज द 2 डिफरेंट डिवाइसेस एज वेल, ये मैंने बोल्ड किया हुआ है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 2 डिफरेंट डिवाइसेस एज वेल भी वो यूज कर सकते हैं। इन दिस वे एक्सपेरिमेंट वुड आल्सो बी अ कंपाउंड, वो कंपाउंड होगा। फॉर एग्जांपल व्हेन अ फेयर कॉइन एंड एन अनबाइस्ड डाइस आर रोल्ड एट वंस देन द टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम जो है वो 6 की पावर 2 हो जाएंगे। तो ये 6 2 12, तो टोटल इस तरह आ जाएंगे। अब ये क्यों ऐसे मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि अब आपके पास 2 डिवाइसेस हैं और दोनों की बेसिस इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर 2 है। आपके पास क्या बन जाएगा, 6 × 2। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे अगर जो है डाइस वो मैं 2 ले लूं और सिक्के भी 2 ले लूं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने निकलेंगे, और एक साथ दोनों को फेंका जाए तो कैसे निकलेंगे, बता सकते हैं ना। अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं तो कमेंट्स में आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपको इसका आंसर आता है तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बिल्कुल टॉपिक को 100% समझ चुके हैं। लेते जी, ये आज की थी हमारी वीडियो, और उम्मीद मैं ये करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा है इसको समझकर, तो आपको भी ऑब्वियसली अच्छा लगा होगा। तो अगर तो अच्छी लगी वीडियो तो उसको आप लाइक करें और शेयर कर लें। जितने ग्रुप्स हैं आपके, चाहे व्हाट्सएप के ऊपर है, चाहे आपके पास जो भी आपके पास टूल्स हैं उसके ऊपर आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास जुड़ सकें और सबको फ़ायदा हो सके। और अगर आपको वीडियो फिर भी अच्छी नहीं लगी है, मज़ा नहीं आया है, तो आप इसको डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में फिर बताइएगा कि इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हम मज़ीद ला सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।